लोग वेव ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट में YDSE कहते हैं। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों करते हैं, या जो लाइट का वेव नेचर है उसको पता करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, कि जो लाइट है वह क्या करती है, उसके पास एक वेव नेचर है, जैसे रे में भी चलती है, स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और वेव के भी रूप में चलती है। तो इससे वेव नेचर का हमें पता चलता है कि लाइट जो है वेव नेचर में चलती है। दूसरी बात कि यहाँ से ये कैसे हमें पता चलेगा कि वेव नेचर में चलती है, तो किसी सोर्स के द्वारा जो स्लिट हम लोग डबल स्लिट यूज कर रहे हैं, तो डबल स्लिट इसलिए यूज करते हैं कि वहां से एक कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस हो, कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हो। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जब किसी वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो तो उस टाइप के सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। मतलब जिस सोर्स के द्वारा सेम एम्पलीट्यूड के वेव प्रोड्यूस होते हैं उसको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, और जिनका सेम एम्पलीट्यूड नहीं होता है उसको इनकोहेरेंट कहते हैं। तो यहाँ से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो सिस्टम, जो एक अरेंजमेंट किया गया है, वह अरेंजमेंट इस टाइप से है। जैसे मान लो कि कोई एक यहाँ पे सोर्स है, ये कोई सोर्स है एस, जहाँ से लाइट जो है इमिट होती है, और इस सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे डबल स्लिट इस तरह से लगाए गए हैं। जैसे मान लो कि एक स्लिट यहाँ पे है और दूसरा स्लिट यहाँ पे है, इसको मैं S1 नाम दे देता हूं और इसको मैं S2, मतलब ये छोटे छोटे दो होल्स है। अब यहां से ये लाइट जो है, सोर्स जो है, वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करता है, और वेव फ्रंट प्रोड्यूस होकर के इन दोनों सोर्स तक जाते हैं। तो देखो बेटा, वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा तो कुछ ऐसा होगा, वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा तो जैसे यहां से वेव फ्रंट इस तरीके से प्रोड्यूस होते जा रहा है, ये ऐसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ। तो जो वेव फ्रंट यानी कि यहाँ पे स्लिट के सामने आए, वहां से फिर क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों सोर्स की तरह, यानी कि आप जानते हो कि हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या बनाता है, एक सोर्स के जैसे काम करता है नए वेव फ्रंट के लिए। और दूसरी बात वहां से वेवलेट बनते हैं, ठीक है, और फिर वो वेवलेट आगे बढ़ते हैं, उस वेवलेट का जो कॉमन टेंजेंट होता है वह एक न्यू वेव फ्रंट बनाता है। तो यहाँ से ये जो दोनों सोर्स है S1 और S2, अब ये S1 S2 से क्या होगा, यहाँ से नए फिर वेव फ्रंट बनेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और भी हम लोग समझ लें कि जैसा ऑलरेडी हम लोग पहले जानते हैं कि किसी भी वेव में, या जैसे मान लो कि कोई एक सोर्स है, यहाँ पे कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो इस तरीके से, कैसा, अगर पॉइंट सोर्स है तो सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है, इस तरह से सर्कुलर वेव फ्रंट बनते जाता है। ठीक है बेटा, तो सर्कुलर वेव फ्रंट बनने में दो चीजें होती है। जैसे जब कोई भी वेव आगे बढ़ती है तो उसमें जो टॉप मोस्ट होता है, ये जैसे ये टॉप मोस्ट है तो इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। तो जब क्रस्ट से क्रस्ट को हम लोग मिलाते हैं, जब किसी सोर्स के सारे क्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि सेम डिस्टेंस पर जितने भी क्रस्ट हैं, अगर उस क्रस्ट को क्रस्ट से मिलाते हैं तो क्या बनता है, वहां पे जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है,
और जहां पे ट्रफ से ट्रफ को मिलाते हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट को मिलाने से इस तरीके से, जैसे मैं सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्रस्ट से क्रस्ट को मैं मिला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इस तरीके से मिल रही है, ये इंटेंसिटी है, हाईएस्ट इंटेंसिटी मिलती है, और ये भी क्रस्ट से क्रस्ट है। लेकिन जब ट्रफ से ट्रफ को मिलाते हैं तो उसको मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ये इनके बीच में, जैसे मान लो कि ये ट्रफ से ट्रफ को मिलाया जाता है, तो ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलती है, लोवेस्ट मिलती है, यहाँ पे इंटेंसिटी लोवेस्ट मिलती है। जैसे हम लोग इसमें देखे थे, जैसे एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव कुछ ऐसे चल रही है, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव में देखे थे, तो एक तीसरी वेव फ्रंट बन के आती है, जिसकी मतलब इन दोनों के एम्पलीट्यूड के बराबर एम्पलीट्यूड की होती है, कुछ ऐसा चलता है, कुछ ऐसा आता है। और दूसरे में हम लोगों ने देखा था जो डिस्ट्रक्टिव था, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हम लोगों ने देखा था, डिस्ट्रक्टिव में अगर एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव ये कुछ ऐसे जा रही है, तो एक इसमें तीसरी वेव और आती है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे होता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। इसमें क्या मिल रहा है, देखो इसमें क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो इसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। यहाँ पे एक क्रस्ट से जब एक ट्रफ मिलता है तो ये लोवेस्ट इंटेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर इसके सामने में एक यहाँ पे स्क्रीन लगा दें, तो जब ये दोनों स्लिट से जो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी, तो इन वेव फ्रंट का जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो क्या बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंज हमें इस स्क्रीन पर दिखाई देगी। और जब एक क्रस्ट से जब एक ट्रफ मिलेगा तो एक राजदीप देखिए, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है उसका एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर को प्रूव करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जैसे मैंने एक सोर्स लिया है, इस सोर्स के सामने यहाँ पे 2 स्लिट लगाया है, डबल स्लिट बोल रहा है तो 2 स्लिट लगाया है, मतलब जैसे मान लो मैंने कार्डबोर्ड लिया और उसमें 2 ये होल बना दिया है, 2 होल बना दिया है, और इन दोनों होल से जब वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी तो आगे क्या फिनोमेना हैपन होगी, वही चीज हम लोगों को यहाँ देखना है। इसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा था कि जब किसी वेव का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और लोवेस्ट मोस्ट जो होता है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। जब 2 क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है तो वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो ये 2 चीजें ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी पॉइंट सोर्स के चारों तरफ के क्रस्ट जो सेम डिस्टेंस पर हों, अगर उनको मिलाया जाता है तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और जब ट्रफ से ट्रफ को मिलाया जाता है तो भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनता है। तो जो यहाँ पे रेगुलर लाइन सॉलिड लाइन से मैंने दिखाया है वह क्रस्ट से क्रस्ट का है, और जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो ट्रफ से ट्रफ का है। अब यहाँ पे हम देखें कि जब इन दोनों सोर्सेस से, दोनों स्लिट से जो आगे वेवलेट बनेंगे और फिर उससे जो वेव फ्रंट बनेगा, तो उन वेव फ्रंट का अब यहाँ से अलग अलग बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 सोर्स हमें दिखने लगे। ये बीच का पोर्शन तो ये कार्डबोर्ड की वजह से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, रुक गया। लेकिन ये 2 होल्स जो दिख रहे हैं, इन होल से जो मतलब ये दोनों होल अब एक लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे, और फिर यहाँ से वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जब इन दोनों सोर्स के द्वारा जो वेव फ्रंट बनेंगे, उन दोनों का जो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, तो वहां पे एक ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी जो इस स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। और जब एक
क्रस्ट का जब एक ट्रफ से मिलेगा तो वहां पे एक डार्कनेस फ्रिंज मिलेगी जो हमें इस स्क्रीन पर दिखेगा। तो देखिए ये कैसे दिखता है। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं कि सोर्स के ठीक सामने, मतलब ये जो है इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इसका इस स्क्रीन का ये सेंट्रल पार्ट है। तो अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी हम लोग वेव फ्रंट बनाएंगे प्रॉपर वे में बनाएंगे। यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगी वह कुछ इस तरह से वेव फ्रंट निकलेगी। ये वेव फ्रंट है, ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे। यह वेव फ्रंट हमने बना दिया जो S1 स्लिट से निकली थी। अब इसी तरह से S2 से भी निकलेगी वेव फ्रंट। तो S2 से कैसे दिखेगा ये, जैसे मान लीजिए कि S2 से हमने बनाया, ये आपने देखा कि इस तरीके से कुछ क्या हो रहा है, इस तरह से यह वेव फ्रंट निकल रही है। ठीक है बेटा, तो ये doनों स्लिट से जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है वह इस तरीके से एक दूसरे को मिलते हुए आगे बढ़ रही है। इस तरह से एक दूसरे को मिलते हुए आगे बढ़ रही है। तो जो मैंने ब्लू वेव फ्रंट बनाया है वह S1 सोर्स की है, और जो हमने ग्रीन वेव फ्रंट बनाया है यह S2 सोर्स की है। और ये सिर्फ मैंने किसका बनाया है, यह सिर्फ क्रस्ट है बेटा, ये सिर्फ हमें क्रस्ट का बताया है, ट्रफ का हमने नहीं बनाया है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जहां पे क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, वहां पे कुछ इस तरीके से, जैसे देखो ये क्रस्ट से क्रस्ट मिला है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके ठीक सामने जहां पे क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ठीक सामने क्या होगा, हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। देखो बेटा, जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है तो यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी में होती है। तो यहाँ पे इसके ठीक सामने यहाँ पे सेंट्रल एक हमें ब्राइट मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट B0 लिखा है मैंने, मतलब ये इसके ठीक सेंटर पे हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे ये मिला है, यहां से ये मिले हैं ये, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, इसके ठीक सामने यहाँ पे B1 ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे B0 है, यहाँ पे B1 है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट मिला है, ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, कंपास का यूज करेंगे तब बिल्कुल आपको करेक्ट दिखेगा। फिर यहाँ से ये देखेंगे तो ये जो यहाँ पे मिलेगा यह B2 ब्राइट मिलेगा, इनके बीच में डार्क मिलेगा, B0 और B1 के बीच में ये डार्क फ्रिंज होगी। अभी मैं बताऊंगा कि डार्क फ्रिंज कैसे मिलेगी, तभी तो ये दोनों ब्राइट अलग अलग दिखेंगे। तो ये सेंट्रल ब्राइट था, फिर उसके ऊपर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जैसे ये दिख रहा है ये, तो यहाँ पे भी ये क्या मिल रहा है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, अगर प्रॉपर में बनाए तो ये सीधी लाइन होगी। इस तरीके से यहाँ पे ये B1, इसको भी B1 नाम देंगे, बट ये सेंटर से नीचे है, सेंटर से नीचे की तरफ है। फिर इसी तरह से ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ मिलेगी, ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ मिल रही है, इसका मैं B2 नाम दे देता हूं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, जब एक क्रस्ट
एक क्रस्ट और एक क्या मिलेगा, एक ट्रफ मिलेगा। तो यहां पे यदि मैं क्रस्ट के बीच में ट्रफ यदि ड्रॉ करता हूं, देखिए डॉटेड लाइन, मतलब दो क्रस्ट के बीच में ट्रफ आएगा। तो यहां पे यदि मान लो कि ये मैं अगर ड्रॉ कर दूं, ये इस तरह से, ये ट्रफ मैंने ड्रॉ किया है। इसी तरह से नीचे वाले स्लिट में भी हम लोग करेंगे। नीचे वाले स्लिट में जैसे ये देखो, ये ट्रफ है, ये। तो यहां पे इसमें हमें देखना है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, जैसे एक क्रस्ट और ट्रफ की हम बात करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे जैसे ये एक क्रस्ट मिल रहा है, एक ट्रफ यहाँ पे मिला है, क्रस्ट और ट्रफ यहाँ मिला है, क्रस्ट और ट्रफ यहाँ मिला है, ये मिला है। तो इस तरह से अगर इनको इस तरह से मिलाया जाए तो इन दोनों के बीच में देखो बेटा यहाँ पे ये डार्कनेस मिला, यानी कि ये D1 मिल गया। तो इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या मिला है, हमें एक डार्क पोजीशन मिली। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये मिल रहा है, इस तरीके से ये जो मिल रहा है, मतलब सेम लाइन पर यहाँ से क्या होंगे, एक सेम लाइन पर इस तरह से एक लाइन, एक क्रस्ट और ट्रफ मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे ये D2, इसी तरह से ये नीचे भी जैसे यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इनको यदि मिलाया जाए तो फिर इधर क्या मिलेगा, D1। यहाँ पे ये इस तरह से ये क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ, तो इनको मिलाया जाए तो ये D2। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क मिल रहा है, हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क मिल रहा है। तो जो ब्राइट है उनको ब्राइट फ्रिंज के नाम से जानते हैं, जो डार्क है उनको डार्क फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो ब्राइट के बीच में एक डार्क या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, तभी वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पे स्लिट तो दो ही थे, दो होल स्लिट थे और दोनों कोहेरेंट थे, यानी कि दोनों के द्वारा जो भी वेव वहां पे प्रोड्यूस हो रही है उनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम होगा। तो यहाँ से जो हमें स्क्रीन पर जो फिनोमेना हैपन हो रही है वो हमें देखने को मिल रही है कि सिर्फ दो ही यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है, दो ही ब्राइट चीजें नहीं मिल रही है, यहाँ से बहुत ज्यादा, पहले सेंटर में ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, फिर नीचे भी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से बहुत सारे फ्रिंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वह लाइट एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, वह वेव के रूप में चलती है। अगर स्ट्रेट लाइन में चलती तब तो ये सोर्स से जो लाइट निकलती है वो सीधे सीधे जाती है और यहीं पे टकरा जाती, आगे कुछ नहीं हमें दिखाई देता। लेकिन नहीं, यह वेव के रूप में चलती है और लाइट के वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया इतनी बात? है? क्या हुआ? तो इसका आउटकम क्या है, मतलब किस काम आता है ये? अरे मैंने बताया ना कि किस लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो लाइट के वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए कि लाइट जो है वेव के रूप में चलती है। जैसे लाइट को हम लोग क्या मानते हैं कि लाइट एक सीधी लाइन में चलती है, यही मानते हैं ना आज तक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नहीं, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलने के साथ साथ उसका एक दूसरा नेचर भी होता है जो वेव के रूप में चलती है। समझ में आ रही है क्या?
वेव नेचर को यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर सीधी लाइन में चलती तो सोर्स यहाँ पे है, ये बीच में क्या है, बीच में कार्डबोर्ड लगा है, तो यहाँ से लाइट तो आगे ही नहीं बढ़ती ना, मतलब इधर कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको। लेकिन वेव में चलने की वजह से इस लाइट के ऊपर और नीचे ये जो स्लिट है, होल्स हैं, उनसे लाइट निकलती है और उनसे भी लाइट निकल गई। लाइट कब निकलेगी भाई, दूसरे रास्ते पे कब जाएगी, जब वो वेव के रूप में चलेगी। समझ, अगर स्ट्रेट लाइन में चलती तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाती, स्ट्रेट लाइन में जाती तो इधर पूरा का पूरा डार्क दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन दो स्लिट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वह किसके रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है। वेव नेचर को यहाँ पे वेरीफाई किया गया है। ठीक है, जो दो वेव्स है ये कोलाइड नहीं होती सर? सर दो वेव्स कोई भी टकराते नहीं है सर? दो वेव यहाँ पे कट तो रही है ना, कटने की वजह से तो बन रही है। दो वेव का जो यहाँ पे बताया तो कि दोनों वेव का जब क्रस्ट मिलता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिलने की ही वजह से तो ब्राइट मिल रहा है, और एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ मिलने की वजह से डार्क बन रहा है। वो मिलने की वजह से तो ऐसा हो रहा है। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और भी इसमें कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इस वाले अभी ये टॉपिक नहीं, आगे और करेंगे हम लोग बाद में, कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में कुल कितना डिस्टेंस होती है। मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होती है, या दो डार्क के बीच के डिस्टेंस कितनी होती है, ये सारे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। या दो कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंज, मतलब डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, तो दो कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये सारे कैलकुलेशन अभी हम लोगों को इसमें करने रहेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई भी दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि जो कोहेरेंट हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, यदि उसके डिस्प्लेसमेंट को यदि एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है, तो दो वेव की डिस्प्लेसमेंट अगर दिया गया हो तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यदि दोनों वेव जो है क्या है, कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हुई है। कोहेरेंट का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड सेम होता है। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दो। राजदीप, जयेश, हाँ सर कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन के रूप में मैं ये ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइंड द इंटेंसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स are given by equation y1 equal to a cos omega t and y2 equal to a cos omega t plus phi। ये दो वेव की इक्वेशन दी गई है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उनके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है। y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट है, और a जो स्मॉल a है ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन दिया गया है y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t और y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो इसकी इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है कि जब दोनों आपस में सुपरपोज होंगी
तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेता हूं, तो जब ये दोनों सुपरपोज होंगी, दोनों जब सुपरपोज होंगी तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। y1 और y2 की वैल्यू रख दें इसमें, तो ये मिलेगा हमें a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मिल जाएगा y इक्वल टू। अब बता दो बेटा, इसमें cos ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इसको cos a प्लस b का आइडेंटिटी ब्रेक कर दिया जाए तो ये मिलेगा आपको a cos ओमेगा टी प्लस a इंटू, यहाँ पे क्या होता है cos a प्लस b, तो cos a cos b मीन्स cos ओमेगा टी इंटू cos ऑफ फाइव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इस a का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी इंटू cos ऑफ फाइव माइनस a साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। अच्छा, एक चीज और बताना था, यहाँ पे जो cos के आगे जो भी ये लिखा गया, जैसे ये क्या है एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी क्या है इसका, ओमेगा टी तो फेस है बेटा, ये फेस कहलाता है, cos ओमेगा टी फेस है और इसका फेस क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव है। बट दोनों वेव का फेस डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, सेम फेस के नहीं है। इसका फेस ओमेगा टी है और इसका फेस ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब इसमें फेस डिफरेंस फाइव का है। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट टू में यदि कॉमन देखें तो इसमें फर्स्ट टू में कॉमन दिख रहा है a इंटू कॉस ओमेगा टी, ये कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव माइनस a साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ऑफ फाइव, ये हमें मिल गया y। मीन्स ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए या जो एक नई वेव बनेगी जो दोनों के सुपरपोज होने से, उसका डिस्प्लेसमेंट के रूप में ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें देखोगे बेटा तो ये इंटू 1 प्लस कॉस फाइव, या एक तरीके से पूरा का पूरा कांस्टेंट दिख रहा है क्योंकि फाइव तो क्या है फेज डिफरेंस है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटू 1 प्लस कॉस फाइव और यहाँ पे ये इंटू साइन फाइव, ये कांस्टेंट है। तो इसको मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ अलग से, मैं मान लेता हूँ लेट ये इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हमने मान लिया। और दूसरे वाले को मैं मान लेता हूं, जैसे यहाँ पे ए इंटू साइन फाइव है एंड ए इंटू में साइन फाइव इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं ए इंटू साइन ऑफ थीटा। ये ऐसा हमने इसको कंसीडर कर लिया इन दोनों को। ठीक है, और अगर ये दोनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन थर्ड में रख दूं तो देयर गो फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस फाइव की जगह क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो ये आपका बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। और अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से ये को कॉमन निकाल दें तो ये आपको मिल जाएगा, ये कॉमन हो गया तो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा, ये कुछ ऐसा बन गया। और फिर ये फॉर्मूला मिल गया क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आप इसको लिख सकते हो ये इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट वेव के लिए क्या बन गया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन गया है। ठीक है बेटा, y इक्वल टू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहाँ पे जो ये है, ये को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इक्वल टू कितना होता है।
ये को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन की। जैसे मान लो कि इसको मैं इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन ए और बी की हेल्प से हम लोग जो ये कैपिटल ए जो एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो कर दो इसको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों का स्क्वायर किया और ऐड किया। तो पहले राइट साइड वाले को मैं लिख देता हूं। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा फिर यहाँ से ए इंटू 1 प्लस कॉस फाइव, मतलब ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। लेफ्ट साइड से देखो बेटा, लेफ्ट साइड से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर दिया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन कर दो और इस वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो। तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस फाइव प्लस यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 तो 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, अगेन ये 1 बन चुका है, प्लस 2 कॉस ऑफ फाइव, ये ऐसा आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ऑफ फाइव आ गया, इनमें से 2 को बाहर कर दो तो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव। ये अपने को क्या मिल रहा है, देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिल गया। अब 1 प्लस कॉस फाइव में फिर अगर एक आइडेंटिटी यूज कर दें ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a वाली आइडेंटिटी अगर यूज करें तो 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2 बन जाएगा। या ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, ये आपको मिल गया ए स्क्वायर। ये समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आ गया। ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये जो कैपिटल ए है वह रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और जो स्मॉल वेव है स्मॉल ए है, या इन दोनों वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब आप जानते हो कि हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द इंटेंसिटी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स गिवन बाय द इक्वेशन। तो इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो सिंस इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यही होता है। तो यहां से देयरफॉर ए इक्वल, अच्छा यहां से एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा वो हम देख लें, उस वेव का रिजल्टेंट वेव का, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a cos 5/2, 2a cos 5/2। ये तो हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है, मीन्स ए की वैल्यू जो यहाँ पे ए था वो निकाल लिया। दूसरा इसकी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो इस ए स्क्वायर की जगह हम आई लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आई इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। बेटा ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है कि यदि कोई दो वेव हो जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और यदि उनका फेज डिफरेंस 5 हो, तो उन दोनों वेव के सुपरपोज होने से
जो इंटेंसिटी मिलती है वह 4a² cos स्क्वायर 5/2 के इक्वल मिलती है। ठीक है बेटा, ये मिल गया। और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है 2a cos 5/2 के इक्वल होता है। ये आप लोगों को ये याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, यानी कि दोनों कोहेरेंट थे, लेकिन अगर दोनों कोहेरेंट ना हो, अगर ये अलग अलग हो जाए, तब उस सिचुएशन में क्या हमें इंटेंसिटी मिलेगी? क्या यही इंटेंसिटी मिलेगी कि कुछ चेंज हो जाएगी? तो नहीं बेटा, कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। वहां पे उसकी इंटेंसिटी कुछ अलग होगी यदि इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो मैं उसको भी करके अभी बताता हूं कि कितना होगा। ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? राजीव, जयेश? सर नहीं आया सर समझ में। क्यों, क्या हो गया? मैथमेटिक्स है तो ये तो पूरा ही मैथमेटिक्स है बेटा, इसमें तो कुछ वो ही नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स आइडेंटिटी लगी है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये आपको दो इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, दोनों का ऐड किया गया है, और ऐड करने के बाद इसमें cos ωt + 5 की मैंने आइडेंटिटी लगाया है। cos a + b की आइडेंटिटी होती है cos a cos b - sin a sin b। a के प्लेस पे ωt है, b के प्लेस पे 5 है। आइडेंटिटी जो मैंने यूज किया है cos a + b = cos a cos b - sin a sin b। ये आइडेंटिटी तो यूज किया है बेटा, यहाँ पे यही आइडेंटिटी मैंने यूज किया है। इसमें यहाँ पे जो लगाया है इसको लिख दिया है, a का इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ब्रेक हो गया है, ये ऐसा बन गया। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल लिया है, ये cos ωt, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे cos 5 बच जाएगा, माइनस ये इसको एज इट इज लिख लिया है। इसमें से a × 1 + cos 5 को हमने मान लिया है a cos थीटा, और यहाँ पे a × sin 5 को मान लिया है a sin थीटा। इन दोनों की वैल्यू फिर इसी इक्वेशन में थर्ड वाले में रख दिया है, तो y = a × 1 + cos 5 की जगह पे हमने लिख दिया a cos थीटा, और बाकी जो ये बचा हुआ है ये cos ωt एज इट इज है, माइनस a × sin 5 की जगह पे लिख दिया a sin थीटा, और बाकी ये sin ωt एज इट इज है। अब इन दोनों में से a को कॉमन निकाल दिया है, cos ωt × cos थीटा माइनस sin ωt × sin थीटा। फिर इसमें यही आइडेंटिटी यूज हो गई है, देखो cos a cos b - sin a sin b, cos a cos b - sin a sin b, cos a + b, यानी कि a × cos ωt + थीटा, ये मिल गया। स्क्वायरिंग एंड एड। अब ये तो हमने क्या निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है इसका। अब ये जो इसमें कांस्टेंट a है, a की वैल्यू निकालने के लिए कि a कितना है, मैंने फिर इन दोनों इक्वेशन a और b इक्वेशन का हेल्प लिया है। a और b को दोनों तरफ स्क्वायर करके प्लस कर दिया है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a² cos² थीटा + a² sin² थीटा हो जाएगा, जो मैंने इधर करा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² 1 + cos 5 का होल स्क्वायर + a² sin² 5। देखो इधर करा है, ये स्क्वायर को a² रखा, इसमें a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे a² + b² + 2ab + sin² 5। अब यहाँ पे a² तो है ही, 1 का 1 cos² थीटा + sin² थीटा। ये आइडेंटिटी बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है, तो इन दोनों की जगह पे 1 आ गया + 2 cos 5। इन दोनों ये 1 + 1 2 हो गया + 2 cos 5, 2 को कॉमन कर दिया तो 2a² × 1 + cos 5। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज किया है, वो आइडेंटिटी है cos 2a = होता है 2 cos² a/2 - 1, सॉरी ये लगाएं तो ये हो जाएगा cos a = 2 cos² a/2 - 1। इस 1 को इधर भेज दो तो देखो 1 + ये 1 इधर आ जाएगा,
तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो यही है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 लिख दिया है। 2 2 जा 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 ये मिल गया। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अगर ए निकालना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया, कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस 5 बाई 2 हो गया। ये इक्वल टू मिल गया। इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है आई इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ऑलरेडी ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर के अपने आई रख दिया तो आई इक्वल टू 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो ये आइडेंटिटी अगर याद है, ये सब जितने भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है सब 11th क्लास के 3rd चैप्टर की आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की। हो गया, ये इक्वेशन बन के आ गया, दोनों की इंटेंसिटी हमें मिल गई। ओके सर, आया समझ में आप? हाँ सर आ गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग को यदि ए और ए मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2 हो जाए, तब इक्वेशन क्या बने, मतलब इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी। तो बेटा इसको कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, इससे अलग आएगी, लेकिन अब वो नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा। 8 बज गया, ठीक है।